हमें समय देने के लिए। सर, ये तो मैं पूछ ही लूंगी आपसे कि बाजार में पैसे कहाँ लगाने, पहले मुझे बताइए मैं लगाऊं क्यों भारतीय बाजार में नहीं देखो, पैसा? थैंक यू लास्ट में देना है अगर शो पसंद आ जाएगी बराबर। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार इस शो पे हम रिसर्च कर रहे थे और मैं हर वीकेंड ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वेस्ट आती है कि सर ये तो ठीक है, पैसा लगाने का समय है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स हैं, शेयर कौन से लेने हैं, सेक्टर्स कौन से अच्छे हैं, फंड्स कौन से बढ़िया होंगे। तो आज उनके सारे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जो आपने कहा सवाल वो सही है कि क्यों लगाएं। पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि पैसा लगाने का सही समय है भी है कि नहीं। तो नंबर 1, बाजार के लिए बजट अच्छा था और आपके लिए, मार्केट के लिए साल की सबसे बड़ी इवेंट बजट होती है। अगर बजट आपका ठीक ठाक अच्छा निकल जाए जो कि बाजार के लिए था ही, तो एक वो। दूसरा, आरबीआई के नए गवर्नर, उन्होंने आते ही बैंकिंग सेक्टर की समस्याओं को बहुत अच्छे से एड्रेस करना शुरू किया, सिस्टम में लिक्विडिटी डाली है। जाते जाते पिछले गवर्नर साहब ने सीआरआर कट किया था, रेट कट की शुरुआत हो चुकी है, तो पैसा भी आ रहा है बैंकिंग सिस्टम में और ब्याज दरें कम भी हो रही है। ग्लोबल टेंशन कम होती हुई दिख रही है, इसराइल हमास बंद होने के कगार पे है, रशिया यूक्रेन भी, जिस तरह से ट्रम्प साहब पूरे बाहें मतलब फोल्ड करके बोल रहे हैं कि कर दो चुपचाप, बंद हो जाओ, हो ही जाएगा। कच्चा तेल हमारा नीचे नीचे आ रहा है, इस साल का हमारा टारगेट $60 से $55 के बीच में है, तो वो भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। डॉलर इंडेक्स बढ़ना बंद हो गया क्योंकि डॉलर ही सबसे ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा था दुनिया भर के मार्केट्स के लिए। तो 110 के आसपास आने के बाद अब धीमे धीमे नीचे आ रहा है, 107 के आसपास हो गया। रुपया लाइफ लो पर लाइफ लो बनाने के बाद थोड़ा गिरना रुका है। तो करेंसी की रिकवरी भी काफ़ी काम की है एफआईज के निवेश के नज़रिए के लिहाज से। रिटेल इन्वेस्टर्स डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। 26,000 करोड़ की एसआईपी लगातार आ रही है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा की है, और उनके उत्साह और जोश और भरोसे में कहीं कोई कमी नहीं है। ये अच्छी बात है। और आखिर में सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हम कमज़ोर हुए, थोड़ी अर्निंग स्लो डाउन, थोड़ी जीडीपी स्लो डाउन और कंपनियों के नतीजे जो जिस तरह से आ रहे थे, उसको देखते हुए वैल्यूशंस बाजार के महंगे लग रहे थे। अब इस गिरावट के बाद बाजार के वैल्यूशन और स्पेशली लार्ज कैप शेयरों में वैल्यूशन आकर्षक हो चुके हैं। अगर 2 साल का किसी का व्यू है और अगर 20 के मल्टीपल से नीचे निफ्टी ट्रेड करता है तो आकर्षक वैल्यूशन माने जाएंगे। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े बहुत कहीं कहीं अभी भी महंगे हो सकते हैं, लेकिन कई जगह सस्ते भी हो गए। तो लार्ज कैप्स तो आपको ये साफ कर रहे हैं कि अब हमारे खरीदने का वक्त आया है। सर, ये सब तो अच्छी अच्छी चीजें, बट द पिक्चर इज नॉट कम्प्लीटली रोजी। तो रिस्क क्या है ये भी बताइए सर। रिस्क बहुत है, ऐसा नहीं कि बाजार में कभी रिस्क नहीं। जैसे आप पैसा लगाते हो सारी रिस्क दुनिया भर की शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो एफआईज की ही है जो बार बार लगातार बेच कर जा रहे हैं। इस बार जो बेचा है उन्होंने बड़ा तगड़ा वाला बेचा और लगातार बेचा है, तो अभी भी उनकी बिकवाली का डर खत्म नहीं हुआ है। दूसरा ये कि चीन थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में अब पिछले 3-4 साल में हमें भर भर के जो पैसे मिले थे अब शायद उतने ना मिले, थोड़े कम मिले, वो एक डर है ही। दूसरा, कंपनियों के नतीजों में सुधार थोड़ा दिखा है दिसंबर तिमाही के में, हल्का सा सुधार, लिटिल बिट। मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे आने बहुत जरूरी है। अगर मार्च तिमाही के नतीजे अच्छे ना आए तो बाजार की तेजी बनना बहुत मुश्किल होगी। अल्टीमेटली बजाय बिना अर्निंग्स के बाजार चल नहीं सकते, क्योंकि फिर वो वैल्यूशन आपके जस्टिफाई नहीं होंगे। इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखी है, वो धीमी ना पड़े। वैसे आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ग्रोथ के संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करें अब सरकार फुल एक्शन मोड में आ रही है कैपेक्स वगैरह को लेकर, तो हो सकता है। और आखिर में जो ट्रम्प साहब हैं वो कब आंख खोल लेंगे उनका भरोसा नहीं है। मतलब उनका तीसरा नेत्र जब खुल जाए, टैरिफ वॉर एक बड़ी चिंता है थोड़े समय के लिए, 2-3 महीने के लिए, बाद में शायद हम उसको इग्नोर होते हुए देखें। सर, ये तो फैक्टर्स हो गए प्लस और माइनस के, लेकिन अब मैं डायरेक्ट लेवल्स पे आती हूँ। आप हर रोज मुझे एक लेवल घोंट के पिलाते हैं, अपसाइड में भी। अब डाउन साइड में ये जो 22,700 है, ये नया लेवल हमारे सामने आ रहा है, अगर ये टूटता है तो क्या रिस्क है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और आपको समझना जरूरी भी है कि क्यों बड़े लेवल से। समझिए 22,700 के नीचे निर्णायक रूप से निफ्टी जाता है, क्योंकि 22,700 से 23,000 की रेंज में बार बार लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक बार नहीं कई बार। इसलिए वो सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार हथौड़ा मारो तो ताला टूट जाता है ना। तो इमीडिएटली आपके 22,500 छोटा सा सपोर्ट है, ये छोटा है, काम का नहीं है, छोटा सा सपोर्ट है, खाली एकेडमिक पर्पज से। उसके बाद जो आपके लिए सबसे काम की रेंज है वो है 22,100 से 22,300 की। जनवरी फरवरी 2024 में ये आपका हाई बना था, लो नहीं हाई बना था। इस हाई के बाद ऊपर तेजी बनी, तो अगला आपका बड़ा लेवल जो बनेगा जनवरी फरवरी का हाई 22,100 से 22,300 की रेंज में था, ये होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट आएगा वो मार्च से जून 2024 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट लिए नीचे की तरफ। पहले वाला मैंने हाई का बताया, अब नीचे की तरफ बता रहा हूं। मार्च से जून 2024 में 21,700 से 22,000 की रेंज में बड़े सपोर्ट लिए हैं। तो ये कुल मिला के 22,000 के आसपास एक बड़ी सपोर्ट रेंज निकल कर आ रही है। दूसरी आइए 21,150, 21,300
ये मतलब आखिरी फाइनल सपोर्ट जिस तरह का जो मान ले और क्यों 26,277 से आप गिरना शुरू होते हैं और अगर मंदी के मार्केट में जाते हैं तो 20% से ज़्यादा की गिरावट होती है और हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया मल्टी ईयर बुल मार्केट में है तो आप 20% से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में निफ्टी पे नहीं घटेंगे और वो 20% का करेक्शन एग्जैक्टली 5,500 पॉइंट का होता है और वो आकर खत्म होता है 21,021 पर लिफाफा लेवल। ओके 21,021 तो ये नहीं टूटना चाहिए, इसीलिए 21,000 से थोड़ा सा ऊपर आपके लिए बड़ा सपोर्ट बन जाता है 21,150, 21,300, 21,000 के नीचे जाने पर मार्केट मंदी के मार्केट में जाएगा जो दूर दूर तक मुझे संभावना नहीं दिखती। हम स्लो डाउन में है, मंदी में नहीं है। सो इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए जो दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल अब हो जाते हैं, एक 22,000 के आसपास का 100-200 पॉइंट इधर उधर और दूसरा 21,150, 21,300 का। ठीक है सर, आपने रिस्क की बात तो कर ली कि नीचे कहाँ तक जाएगा और बियर मार्केट की संभावना नहीं है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो कौन से लेवल से जहाँ नजर रखें? दो छोटे लेवल हैं। पहला 23,500, इसके ऊपर निकल कर टिके बंद हो तो आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी कि हम और ज़्यादा खराब शायद जल्दी से ना हो। लेकिन असली जो आपके लिए चैलेंज है वो 23,800 से 24,200 की रेंज का है। ये पार होने के बाद ही आप ये मानेंगे कि बाजार का बॉटम बन गया। जब तक 23,800 24,200 की रेंज यानी कि 24,200 के पार निकल कर टिक कर बंद ना हो जाए तब तक आप ये मत पानी के बॉटम बन गया। अभी तो ये लेवल है, नेचुरली लेवल्स बदलते रहते हैं। अगर समझो और नीचे अगर 22,700 22,800 नहीं तोड़ते तो ये लेवल आपके एकदम परफेक्ट है। अगर तोड़ देते हैं तो फिर बात की बात में देखी जाएगी। फिलहाल ये आपके लिए लेवल है। अगर 24,200 के पार निकलकर निफ्टी टिक गया, बंद हो गया तो मिनिमम टारगेट 25,250 का है। मिनिमम टारगेट कम से कम 1,000 पॉइंट की तेजी वहां से फिर आपके और बनती हुई दिखेगी 24,200। सो बड़ी बाधा आपकी जो है ना वो 23,800 से 24,200 की रेंज की। चलिए, तो दोनों तरफ के मौके यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन सर इस ऐसी जब सिचुएशन आती है तो यहाँ ट्रेडर्स बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। राइट। तो अब क्योंकि आप भी बता रहे हैं आप बाहर गए, काफी लोगों ने आपसे बातचीत की, ट्रेडर्स क्या करें? ट्रेडर्स के लिए तेजी और मंदी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। ओके। और ट्रेंड मंदी का है। ये ट्रेंड अभी तक बदला नहीं है। अच्छा। जब तक ट्रेंड ना बदले तब तक आपको हर उछाल में बिकवाली करनी है। ओके। मजबूती के संकेत ना आए तब तक आप बेचना है ऊपर में हर लेवल पे। और मजबूती का संकेत कब और कैसे आएगा वो आप समझ लीजिए। मजबूती का संकेत जब आए तब आपको बेचना रोकना है। पहला 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए, तब आप ये मानिए कि मजबूती के संकेत आना शुरू हो रहे हैं। नंबर 1, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ, ध्यान से सुनिए, दोनों एक साथ पिछले दिन के हाई के मुकाबले में ज़्यादा हाई बनाए और पिछले दिन के लो के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा ऊपर का लो बनाए। यानी हायर हाइज और हायर लो होना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, दोनों का पिछले दिन के मुकाबले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दिन के दौरान लोअर लेवल से रिकवर होकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद होने की कोशिश करें। ये दूसरी चीज, ये स्ट्रेंथ दिखाता है। और तीसरी चीज, पिछले दिन के हाई के ऊपर जाकर बंद हो। ये तीनों कंडीशन एक साथ जब आए, निफ्टी और बैंक निफ्टी और दोनों में साथ में आए तो और भी बढ़िया। तो आप मान के चले कि मजबूती का पहला संकेत आया। और अगर ये 2-3 दिन आपके साथ हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए, फिर टेंशन मत लीजिए, फिर हो गया, जितना खून खराब होना था, जितना खराब होना था, डन। तो ये आप तीनों चीजें बहुत ध्यान से गोट के पी जाइए अगर आप ट्रेडर हैं, तभी आपको पता चलेगा ट्रेंड रिवर्सल कहाँ होगा। ठीक है। नहीं तो तब तक आपका ट्रेंड मंदी का है, हर उछाल में बेचना है जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही है। अब आप कैसे करेंगे ट्रेड? अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं, हर एक बाय पोजीशन पर आपका पुट होना चाहिए। अच्छा। या फिर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन के जरिए बाय पोजीशन बनाएं। ट्रेडर्स के लिए अगर लेना ही है, किसी को कई बार होता है ना मैं काउंटर ट्रेड लूंगा, तो फिर आपकी हेजिंग होना जरूरी है। ये ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, चलिए, ये तो आए दिन के कारोबारियों के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करें? क्या इस तरह के मार्केट में उनके लिए अब निवेश के मौके आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। खराब मार्केट में उनके नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? बिल्कुल। ट्रेडर मंदी का ट्रेंड ट्रेड करेगा, लेकिन जिसको इन्वेस्ट करना है उसको तो खराब मार्केट में मिलेगा मौका। मौजूदा निवेश में बने रहे। नंबर 1, पहला, आपका जो शेयर अब तक नहीं बेचा अब नहीं बेचना है। सिर्फ क्वालिटी चेक कर ले, मेरे पास क्वालिटी है ना, कचरा तो नहीं। अगर आपके पास खराब क्वालिटी के शेयर तो आप बेचकर दूसरा खरीद ले, लेकिन अदरवाइज अच्छे शेयर हैं तो आपको पैनिक में नहीं बेचना है। नंबर 1। नंबर 2,